मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साउथ टेक्सटाइल एकेडमी। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, सुरेंद्र सर, जो टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के यूनिट हेड है, मिलाज डिपार्टमेंट के। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू साउथ टेक्सटाइल एकेडमी। Thank you very much, Abhijit ji. Thank you very much for calling me for the discussion of this melange products. So really, I am very much thankful to you. सो सर, एक्चुअली वी शुड बी थैंकफुल, क्योंकि सर का एक्चुअली बहुत साल का एक्सपीरियंस है मिलाज में। और सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आप वर्धमान ग्रुप और बिरला ग्रुप दोनों में काम कर चुके हैं, तो आपके अकॉर्डिंग दोनों के बीच में क्या की डिफरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ वर्क इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट सिस्टम? ठीक है, आपने ये अभिजीत जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये पूछा है और इसकी बहुत बर्थ है। देखो, वर्धमान और बिरला ग्रुप भी कई बिरला ग्रुप आते हैं, बट मैंने जो काम किया है वो सतलुज ग्रुप में किया है, के बिरला ग्रुप। मैंने दो ही यूनिटों में काम किया है, बिरला ग्रुप, सतलुज ग्रुप और वर्धमान में, और थर्ड मेरी टेक्नोक्राफ्ट हो गई अभी। और 12 साल मैंने काम किया है वर्धमान में और 23 साल मैंने काम किया है सतलुज में। और मिलांज मैंने ही स्टार्ट किया था चिनाब टेक्सटाइल में, सतलुज में। बाकी जो कल्चर की बात कर रहे हैं और जो आप दोनों में कंपैरिजन क्या है, तो दोनों में कंपैरिजन करना वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वर्धमान जो है वो टेक्सटाइल में लीडर है। उसका वो धागे के साथ साथ आदमी भी बनाती है, उसकी मैन डेवलपमेंट बहुत है, उसका वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है, जो इंडस्ट्री में बहुत लोग कम उसको परस्यू कर पाए। वो उनका जो इंडक्शन का, जब कोई आदमी ज्वाइन करता है तो उसका इंडक्शन का सिस्टम है, उनका वर्क कल्चर है, उनका अपना एक वर्धमान ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर है लुधियाना में। वहाँ हर एम्प्लॉय का फ्रॉम सुपरवाइजरी ग्रेड टू चीफ मैनेजर तक उनकी वहाँ वर्कशॉप लगती हैं। उनमें से ही फैकल्टी होते हैं और उनमें से ही जो लेक्चर अटेंड करते हैं। तो उसमें कंटिन्यूस एवरी ईयर वहाँ कैलेंडर बनता है और उनको अच्छे तरीके से एजुकेट किया जाता है और एम्प्लॉय की बिलोंगिंगनेस बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। और वहाँ एम्प्लॉय अपने आप को बहुत सिक्योर समझता है। और आज तक बाकी इंडस्ट्री को हमने सुना होगा कि घाटे में आ गई, पोजीशन खराब हो गई, लेकिन वर्धमान एक ऐसा है, उसका प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे बिकता है, प्रायोरिटी पे बिकता है और विद बेटर क्वालिटी, क्योंकि उसके वो सिस्टम ड्रिवन कंपनी है। अगर एक एम्प्लॉय अगर चीफ मैनेजर है, तो अगर डिफरेंट लोकेशन पे दूसरा चीफ मैनेजर है तो सभी के लिए पॉलिसीज एक है, सभी के लिए पॉलिसीज एक हैं और जो फैसिलिटी हैं वो सभी को बराबर है, बाकी जगह ऐसा नहीं है। मैं डिटेल में बाकियों के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं वर्धमान के बारे में बताऊंगा कि जो उसके सिस्टम है और जो फैसिलिटीज हैं, जो वर्क कल्चर है, नो मैच इन द इंडिया। जी सर, ह्यूमन रिसोर्सेज को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। यस जी। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप आईटीएम में विजिट किए थे, उधर आपने क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स देखे, रिसेंट इनोवेशंस वगैरह? हाँ, तो देखो, आज मैं 2004 से इटमा अटेंड कर रहा हूँ। पहले मैंने 2005 में किया सिंगापुर, साथ में महापात्रा जी के साथ जर्मनी में, अच्छा। 11 में बार्सिलोना में, 15 में इटली में मिलानो में, 19 में फिर बार्सिलोना में है और 23 में फिर
मिलानो इटली में। तो सभी इटमा में न्यू डेवलपमेंट मिलती हैं, नए नए चीज़ें मिलती हैं जो हमारी कॉस्ट इफेक्टिव रहती हैं। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा ये जो हमारे काम की हैं, बेसिकली जो ऑटो पिचिंग रिंग फ्रेम में है, ये सबसे बढ़िया बात है। लेकिन अभी उनका टाइम 35 से 37 सेकंड आता है पिचिंग टाइम, उसको थोड़ा सा अभी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो सबसे बड़ा एडवांटेज होएगा। उसके बाद हमारे पास साबियो में एयर जेट स्पिनिंग निकाली है, वो बहुत अच्छी है, जिसमें हम जेट पे बनाते हैं रिंग फ्रेम पे, तो वहाँ 2 कलर्स डिफरेंट कलर्स के हम स्लाइबर फीड कर देंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। उससे बड़ा एडवांटेज रहेगा। जो फैंसी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो मिलांज बनाते हैं, उनको इसका बड़ा काफ़ी गेन रहेगा। ये एयर जेट स्पिनिंग में बढ़िया इनोवेशन थी। और बाकी इसमें ये है कि LMW ने अभी एक नया रिंग फ्रेम निकाला है, उसमें उसका नाम है LRJ90SX। उसके 2400 स्पिंडल, अप टू 2400 स्पिंडल, और उसका जो गेज है वो है 65 mm गेज है, और पहले जो रहता था वो 70 mm गेज। तो उसको जो स्पेस चाहिए एज कंपेयर्ड इतने स्पिंडल में वो कम लगेगा, और 10% उसमें एनर्जी सेविंग भी है। और इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिंग फ्रेम सो फार। एक तो ये था। बाकी स्पिनिंग में मेरे को दिल्ली में इटमा में ये मिला था कि ऑटो कॉर्नर में जो राउंड मैगजीन है, उसमें बॉबिन फीडिंग के लिए हमारे बहुत सारे आदमी लगते हैं, क्योंकि छोटे छोटे लाट होते हैं। तो उसके लिए हमारी एक स्कॉट की कंपनी है जो स्लैब अटैचमेंट बनाती है, तो उन्होंने एक न्यू डेवलपमेंट करी है कि ऑटोमेटिक वो बॉबिन फीडिंग करेंगे, उससे बहुत रेगुलेशन आ जाएगा। पोस्ट स्पिनिंग में अभी तक कोई ऐसी इनोवेशन हुई नहीं थी, बट इन इटली मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने स्टॉल नहीं लगाया था। मेरा बड़ा थ्रस्ट था कि उसको देखेंगे और हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर मेरे को दिखता तो मैंने ऑर्डर करके भी आ जाना था। 3 मशीन की 4 मशीन के लिए मैंने ऑर्डर करके आ जाना था, लेकिन मेरे को मिला नहीं। लेकिन वो बड़ी अच्छी इनोवेशन। और अभी तक हमारी निटिंग के अंदर जो रोल बनते हैं, कोई डिफेक्टिव रोल बनते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था। इस इटमा में एक स्मार्ट टैक्स है, स्मार्ट टैक्स इस कंपनी का नाम है। उन्होंने कैमरे के थ्रू इसका मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है, ताकि कोई भी डिफेक्टिव रोल अपने को ना मिले और हमारी एफिशिएंसी ड्रॉप ना हो, और रिजेक्शन बचाने के लिए। और हम जहां टेक्नोक्राफ्ट में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे प्लान में है। हमने डिस्कशन हमारी चल रही है और जल्दी ही वो हो जाएगा। इसके बाद निटिंग में ही एक पाई लॉन्ग डबल नेट जैकार्ड की मशीन उन्होंने लॉन्च करी है। वो बड़ी अलग अलग कलर में, उसमें प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है, और अलग अलग फाइबर डाइड यार्न जो भी आएगा उसको हम लेके बड़े अच्छा अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी तक सुना नहीं था कि 65 RPM पे मशीनें चलती हैं, लेकिन जब हमने इटमा में देखा, इटली में, तो बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह की इनोवेशन हमें वहाँ देखने को मिली हैं। बाकी सोलर में ओपन एंड मशीन जो है वो बहुत अच्छी है, उसके फीचर अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये सारी डेवलपमेंट रुक गई हैं, मार्केट बहुत स्लो है, मिलें बहुत कम कैपेसिटी पे चल रही हैं, और तकरीबन तकरीबन वो प्रॉफिटेबिलिटी अभी नहीं, एट पार भी चल रही हैं और कुछ मिले लॉस में भी। तो ये था मेरा इटमा का एक्सपीरियंस। जी सर।
सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर हमें परफेक्ट शेड मैचिंग अचीव करना है मिलांज में, तो फिर उसके पीछे कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके अकॉर्डिंग? हाँ, देखो, मिलांज में सबसे बर्निंग इशू यही रहता है। बहुत अच्छा आपका सवाल है। शेड मैचिंग। शेड मैचिंग जो है ये बहुत क्रिटिकल एरिया है, और शेड मैच नहीं होने की बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं। बट अगर हमारे डाई हाउस और डेवलपमेंट टीम स्ट्रांग है तो, और एक कलरिस्ट होना चाहिए, और वो कंपनी के बहुत लॉयल आदमी होने चाहिए, वो फुल डेडिकेटेड होने चाहिए, फिर शेड मैचिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने थ्रू आउट द कैरियर बाकी मिलों में मैंने सुना है शेड मैच नहीं हुए, शेड फेल हो गए, शेड की कंप्लेंट आ गई, कोई लाइटर हो गया, कोई ब्राइटर हो गया, कोई येलोअर हो गया, कोई रेडर हो गया। बट वर्तमान में एक मिस्टर संजय संजय करके है, वो एक ऐसा लड़का है कि उसके टाइम में कहीं भी 4% से ऊपर कभी शेड आउट नहीं हुए, और उसकी बड़ी परफेक्शन है शेड मैचिंग में। तो मेरा कहने का मतलब शेड मैचिंग का जो रोल है वो डाई हाउस, एक कलरिस्ट और पीडीसी का आदमी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आदमी, ये तीनों लोग अगर बड़े सिंसियरिटी के साथ काम करें, फुल डेडिकेशन के साथ करें, तो शेड मैचिंग इज नॉट ए बिग इशू। जी सर। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन और इजिप्शियन कॉटन होते हैं उसमें बी प्लस वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर वो आप मिलान शेड के लिए आप रिकमेंड करेंगे या फिर आप यूज़ करते हैं? ये बहुत अच्छा, देखो अब ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरे से किसी ने भी अभी तक रॉ मटेरियल के बारे में कभी जिक्र नहीं किया था। सारे आदमी जिक्र करते थे, शेड आ गया, क्वालिटी आ गई, नेप्स आ गए। तो रियली आई अप्रिशिएट दिस साहू टेक्सटाइल एकेडमी कि जहां इन्होंने रॉ मटेरियल का जिक्र भी किया है, क्योंकि ग्रे यार्न के लिए रॉ मटेरियल मैटर करता है, और इतना ज़्यादा नहीं मैटर करता है। लेकिन मिलान के लिए ये ऑस्ट्रेलियन कॉटन, इजिप्शियन कॉटन ये सूटेबल नहीं है। ये सूटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ये कॉस्टली हैं, बहुत कॉस्टली हैं, और यहाँ हम ये प्लस बी वैल्यू की बात बोलते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हमें शेड, हम ये अगर यूज़ करेंगे तो हमारे शेड डलर रह जाएंगे, जिनकी भी वैल्यू कम होती है वो येलोइश हो जाते हैं, तो शेड ब्राइटर नहीं आते। और मिलांज में हमेशा ब्राइटर ब्लूअर शेड ही रिकमेंडेड है। तो ये एक तो कॉस्टली होने की वजह से ये सूटेबल नहीं है, और दूसरा इसकी जो ब्राइटनेस है वो बराबर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए ये दीज आर नॉट सूटेबल। बेशक इनकी लेंथ अच्छी है, लेकिन लेंथ से मिलान में कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि मिलान के अंदर सारे फाइबर रीप्रोसेस्ड हुए होते हैं, जिसमें फाइबर लेंथ थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि फाइबर रचड़ हुआ पड़ता है वहाँ। तो ये मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इनके बजाय अगर हम शंकर से कर्नाटका कॉटन, बनी ब्रह्मा कॉटन अगर ये यूज़ करें, तो मिलान की क्वालिटी का कोई मैच नहीं है। हम यहाँ टेक्नोक्राफ्ट में मैं ये तीनों कॉटन यूज़ करता हूँ, और बहुत फ़ायदा रहता है, इसका क्वालिटी का बहुत एडवांटेज है। तो ये रिगार्डिंग रॉ मटेरियल मैं कहता हूँ इंडियन कॉटन का कोई मैच नहीं है, अगर सिलेक्शन अच्छी हो तो। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जो शॉर्ट क्वांटिटीज़ का प्रॉब्लम आता है मिलान में, सो वो प्रोडक्शन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसको कैसे प्रिकॉशन लिया जा सकता है? कि ना ये देखो, अब जी मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है आपके सवाल का जवाब देते हुए। आप इतनी देर कहाँ थे? हम मिलान में इतनी देर से काम कर रहे हैं,
तो आप कहाँ थे ये सवाल पूछने के लिए और इनकी रेमेडीज जानने के लिए? मैं ये बोलता हूँ कि जब मैं पिछली मिल में था, पिछली मिल में मैंने कंटिन्यूएशन में मैंने मिलान में काम किया है, लेकिन आए दिन शॉर्ट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बन जाती, बहुत ज़्यादा बन जाती थी। उसके कारण मैं क्या बताऊँ, पर जब से मैंने टेक्नोक्राफ्ट में मैंने जॉइन किया है, मेरे को यहाँ 3 इयर्स गोइंग टू कंप्लीट, लेकिन पहले 6 महीने जहाँ भी शॉर्ट क्वांटिटी आती थी, पर फ्रॉम आफ्टर दैट 6 मंथ आई एम द लकीएस्ट पर्सन। ओनली हमारे महीने के 250 लॉट 300 लॉट बनते हैं, जिसमें से 5 या 7 लॉट हमें कम आते हैं, वो भी 100 kg से नीचे नीचे। मेरी रिकवरी बहुत अच्छी आती है, और मैं कहता हूँ शॉर्ट नहीं आ सकता है अगर हमारा फॉलोअप और मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छे हों, तो शॉर्ट क्वांटिटी नहीं आ सकती। जिस भी आदमी को अगर मिलान में शॉर्ट क्वांटिटी आती होगी, मैं उसको गाइड करूंगा, कभी नहीं आएगी। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन कि मेरे मार्केटिंग वाले बोलते हैं कि या तो हो सकता है आपने रिकवरी ज़्यादा पकड़ रखी हो, कम पकड़ रखी हो, कि आपकी शॉर्ट क्वांटिटी बढ़े नहीं। मैंने बाकी मिलों में 84 रिकवरी आ रही है आज की तारीख में, 84 85, मैं 89 और 90% अचीव कर रहा हूँ, ड्यू टू ओनली मॉनिटरिंग सिस्टम। मेरे मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये शॉर्ट क्वांटिटी नहीं आ सकती है तो मेरी अपनी कमजोरी की वजह से आएगी। इसमें कोई सिस्टम में जो फेलियर है वो अपनी तरफ से है, तो ये नहीं आ सकती है। ये आपका सवाल का जवाब है। जी। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो नेप्स होते हैं उससे हाँ, मिलान फैब्रिक के अपीयरेंस पे क्या असर पड़ता है? देखो जी, ये जैसे हम कहते हैं कि मिलांज में नेप्स का क्या मतलब है, जैसे हम किरची लपेटे की बात करते हैं रिंग फ्रेम में, तो जैसे किरची लपेटा बाई बैंड का रिश्ता है, ऐसे ही फैब्रिक में नेप्स का रिश्ता है। ऐसे ही फैब्रिक में नेप्स का रिश्ता है, और कुछ ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ टॉलरेंस लिमिट में रहते हैं, नेप्स तो रहेंगे, लेकिन जो एबनॉर्मल नेप्स आते हैं वो सिर्फ ये रहता है कि अपने को उसकी मिक्सिंग कैसे डिसाइड करनी है, यही आर्ट है मिलान में, और कुछ नहीं। मेरे को मिक्सिंग कैसे डिसाइड करनी है, मेरे को नेप्स कैसे रिमूव करने हैं, तो हम बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं। और डार्कर शेड में जो है वाइट नेप्स आते हैं, और वाइट शेड में डार्कर नेप्स आते हैं। और हमारे यहाँ अभी कोई बिल्कुल हमारे यहाँ टेक्नोक्राफ्ट में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमने सारे प्रिकॉशन ले रखे हैं। बोलोगे प्रिकॉशन किस तरह के हैं, कौन कौन सी स्टेज में हैं? हमारे प्रिकॉशन रहते हैं, एक तो रॉ मटेरियल में जो नेप्स लेवल है बिल्कुल कम होना चाहिए। अगर कार्डेड स्लाइबर यूज करना है तो नेप्स मस्ट बी 70 से नीचे होने चाहिए। अगर हमने कॉम्ड स्लाइबर यूज करना है, उसके नेप्स जो हैं लेस देन 20 होने चाहिए, और उसका मिक्सिंग लगाने का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये फिर अपने नेप्स नहीं आते। अदरवाइज रेगुलर कंप्लेंट कस्टमर की यही आती थी कि नेप्स ज़्यादा, तो ये बड़े आराम से कंट्रोलेबल है अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जी सर। तो सर मिलाज के प्रोसेस में सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आता है शेड वेरिएशन का। तो शेड वेरिएशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं? देखो शेड वेरिएशन, देखो जी कोई भी चीज़ 100% होती नहीं है परफेक्ट, और एज पर माय एक्सपीरियंस मैं जहाँ पहले था वहाँ 10 से 12% शेड ऑफ मिसमैच होते थे, और मैं जहाँ हूँ अभी टेक्नोक्राफ्ट में हूँ 3 से 4% हमारे शेड ऑफ होते हैं। इसके लिए क्या होता है, अगर शेड ऑफ आपने बोला है भाई रिप्रोसेस करेंगे, फिर मिक्सिंग, अगर हमारा 10 टन का लॉट है, शेड ऑफ हो गया, तो उसको लेबर बहुत ज़्यादा लगेगी, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, डिलीवरी हमारी लेट हो जाएगी।
तो उस शेड ऑफ को बचाने के लिए हमें पहले एडवांस सैंपल 50 किलो का लेके उसको मैच करके उसके कमेंट क्या हैं, उसके बाद फिर हमें बल्क मिक्सिंग देनी चाहिए। अगर ऐसा प्रोसीजर करते हैं तो शेड ऑफ नहीं हो। और उसके लिए हमारे पास एडवांस सैंपलिंग के लिए पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, पूरी सुविधा होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। अगर हम रनिंग में करेंगे तो हमारी रनिंग बल्क प्रोडक्शन विल सफ़र और हमारी डिलीवरीज लेट हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमें एयर फ्रेट का चार्जेस देने पड़ेंगे, तो वो बहुत गलत हैं। तो हमें हर फैसिलिटी का जो है ये इंतजाम होना चाहिए। जी सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रोसेसिंग के टाइम पे कंटेमिनेशन हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हमको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आज मेरे को इतनी खुशी हो रही है, आप जो सवाल पूछ रहे हो कि ये एक मिराकल है जो आप ये पूछ रहे हैं। मैं सतलुज में था, वहाँ 50% जो कंप्लेंट आती थी कंटामिनेशन, 50% कंटामिनेशन की प्रॉब्लम आती थी। हम बड़े परेशान रहते थे कंटामिनेशन को कैसे बचाएं। लेकिन जैसे मैंने टेक्नोक्राफ्ट में मैंने ज्वाइन किया, मैंने अपने खुद डिसीजन लेके, क्योंकि कंटामिनेशन वाज द बिग इशू इन माय एक्सपीरियंस, उसको बचाने के लिए हमने ये ठान लिया कि अब अपने को ये कंटामिनेशन नहीं चाहिए किसी भी हालत में, तो उसके लिए काम करना है। तो अब ये मेरे को जहाँ 3 साल हो गए जहाँ टेक्नोक्राफ्ट में, और नॉट ए सिंगल कंप्लेंट मेरे को मिली है कि कंटामिनेशन। उसके लिए सिर्फ सेटअप चाहिए, उसके लिए मॉनिटरिंग चाहिए, उसके लिए प्लानिंग चाहिए कि लाइटर शेड के पीछे लाइटर, डार्कर के पीछे डार्कर के पीछे डार्कर, और पेस्टल के पीछे पेस्टल, और विद फुल प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस जो थ्योरी में कभी भी नहीं आते हैं, वो कभी आपको मौका मिला तो जहाँ आने का, मुंबई में अगर मेरे प्लांट में आने का मौका मिला तो जी सर, आपको बिल्कुल। दिखाएंगे। क्योंकि बहुत सारे एक्सपोर्टर आते हैं, वो हमारे कंटामिनेशन को देखे कि हमारे सिस्टम क्या है, हाउ टू कंट्रोल द कंटामिनेशन एट एवरी स्टेज, राइट फ्रॉम द ब्लोरूम टू पैकिंग। तो ये कंटामिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आई है। और जिनको ये आती है और थोड़ा सा काम करें तो नील, आई एम द लकीस्ट पर्सन कि एक भी कंटामिनेशन की प्रॉब्लम नहीं है, और ये बड़े आराम से हो सकती है, ओनली कि हमें कैसे इसके ऊपर काम करना। जी सर। तो सर अभी जो मार्केट में रिसेशन आया उसके बाद जो वैल्यू एडेड यार्न है उनके मतलब डिमांड्स पे क्या असर पड़ा? तो देखो जी, ये रिसेशन जो है, ये रिसेशन वर्ल्ड वाइड है। ये रिसेशन है, ये ग्रे यार्न के लिए भी है, मिलान के लिए भी है, यार्न डाइट के लिए है। एक्चुअली जो रशिया और यूक्रेन वार के वजह से यूरोपियन कंट्री में गैस महंगी हो गई, खाने पीने की चीज़ें की महंगी हो गई, उनका इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो एक ही रास्ता है कि अपने जो क्लोथिंग के ऊपर कट करें, और कोई कट नहीं कर सकते। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड जो है हमारे इसकी क्लोथिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत डाउन हो गई, बहुत कम हो गई है। उसकी वजह से रिसेशन आ गया। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी, और टेक्सटाइल का सेगमेंट ऐसा है, 5 साल में 1.5 साल बढ़िया रहता है और 3.5 साल हमेशा खराब रहे हैं। ये मेरा 39 ईयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा है कि, लेकिन इतनी वर्स्ट कंडीशन मैंने कभी भी नहीं देखी थी कि मिलें बंद होती। मैंने कभी 60% 70% यूटिलाइजेशन नहीं देखा था, जो आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। तो ये रिसेशन रहेगा, लेकिन हम वैल्यू एडेड यार्न बनाते हैं। ये इंडिया में 27 मिल हैं जो ये वैल्यू एडेड मिलान यार्न बनाती हैं।
और ये उनकी हमेशा प्रेफरेंस रहती है, मार्केट में उनको ही ऑर्डर मिलते हैं। हमें अभी रिसेंटली 200 टन का भी ऑर्डर मिला है। जो लोगों के पास ऑर्डर नहीं है, मेरे पास 200 टन का भी ऑर्डर आया है, और वो फैब्रिक के थ्रू हमें देना है, और उसमें हमारी प्रिंटिंग भी है, और फैब्रिक बना के हमने देना है। तो हमारी ये डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है। रेपुटेशन इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस। देखो, वी आर वेरी मच कमिटेड फॉर क्वालिटी एंड सर्विस। अगर कोई कस्टमर बोलता है कि हम मेरे को 30 तारीख तक डिलीवरी हो जानी चाहिए, हम उसको 28 को माल जहां से डिस्पैच कर दें। तो इस वजह से रिसेशन उन लोगों के लिए है जो सुस्त हैं, लेजी हैं, जो मेल का इंतज़ार करते हैं। हमें सिग्नल मिलता है कस्टमर से कि हम ये ऑर्डर आपको प्लेस करने वाले हैं, तो हम मतलब 7th डे मैं प्रोडक्शन चालू कर देता हूँ, मैं वेट नहीं करता हूँ। तो ये प्रोएक्टिव एक्शन हम शुरू से ले रखे हैं। जी सर। और सर मिलान यान और ग्रे यान को अगर हम कंपेयर करें तो हाँ। दोनों में से प्रॉफिटेबिलिटी किसकी हाई होती है? हाँ, वेरी गुड। ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। अब ये देखो, ग्रे यार्न तो ऐसा काम हो गया जैसे आटे की चक्की होती है। आटे की चक्की मतलब जहाँ भी है 10 किलोमीटर बाद भी है, उसके 10 किलोमीटर बाद भी है, और रेट सभी के यही है, 2 रुपये किलो लेना उन्होंने। मतलब पिसाई का रेट 2 रुपये, किसी ने 2 लेगा, कोई 2.5 लेगा, कोई 2 लेगा, 2.5 लेगा, तो 50 पैसे की ही बचत। तो ग्रे यार्न मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की है, ये लंबा मार्जिन नहीं है, क्योंकि जी गेहूं के अंदर कुछ वो डाल नहीं सकते, और जो उसकी आउटपुट निकलती है, जो इनपुट में कुछ मिक्स नहीं कर सकते, तो आउटपुट में तो कुछ कर नहीं सकते, उसमें कोई सेविंग नहीं है। बट मिलान जार में आप इनपुट क्या कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट, और जो आउटपुट निकल रही है दैट इज एन डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट रिफ्लेक्शन। और जैसे पहले तो क्या होता था, गेहूं में सिर्फ गेहूं का आटा ही निकलता था। आज की तारीख में मल्टीग्रेन आ गया, मल्टीग्रेन हो गया कॉस्टली। और ये जो मिलान प्रोडक्ट है, इट इज आल्सो लाइक ए मल्टीग्रेन। हम पीछे क्या डालते हैं, लेकिन आगे फैंसी इफेक्ट आता है। तो मिलान की जो थ्रूपुट आती है, जो मैं बोलता हूँ दोनों को, आटा चक्की वालों को किसी को 2 मिलता है, 2.5 मिलता है, लेकिन यहाँ यहाँ जो मिलता है वो डबल मिलता है। और फैंसी में मल्टीग्रेन अगर बनाते हैं तो 4 टाइम्स थ्रूपुट मिलती है। अगर आज ग्रे धागा बनाना हो तो हमें 50 रुपए किलो या 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, लेकिन मिलान का बनाना है तो हमें 100 रुपया 90 रुपये पर किलो मिलते हैं। नो डाउट उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा रहते हैं, बट जो हमें मिलता है पैसा वो ग्रे से डबल मिलता है। और जो फैंसी प्रोडक्ट हैं उसमें 4 टाइम्स मिलता है। तो मिलान की प्रॉफिटेबिलिटी का नो मैच। बट मिलान हर आदमी के पास की बात नहीं है, क्योंकि जब इसमें क्लेम आते हैं तो क्लेम भी हैवी आते हैं। जी सर। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो सर। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और आज के वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव बना। आई आई होप कि ऑडियंस लोगों को पसंद आए ये वीडियो। और सर लेकिन जी सर। बताओ बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको। जी सर बोलिए सर। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सेशन हमारा पहले हो जाना चाहिए था, ताकि बहुत सारे लोगों को कुछ जानकारी मिलती, कुछ अवेयरनेस होती। जो मिलान प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ लोग हिम्मत नहीं करते हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसे सेशन बीच बीच में, ये आज जो सवाल पूछे वेरी सिंपल क्वेश्चन थे ये। आप अभी मार्केट से सर्वे करके कि मिलान में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, मिलान में मेन प्लेयर कौन है, और किन किन
चीज़ों के ऊपर ध्यान चाहिए, पहले ये लेके फिर मेरे से सवाल पूछना, डिस्कशन में और मज़ा आएगा। और मैं लोगों से यही बोलूँगा अपने कोलीग से कि टेक्सटाइल स्पिनिंग के लिए अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो सऊ टेक्सटाइल एकेडमी में ज़रूर उसको देखें और उसमें जानकारी लें। अगर नहीं है, अच्छा लगे तो अप्राइज़ करें और अपने सगे संबंधियों को भी बोलें कि अच्छे तरीके से उसका देखें कि क्या-क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये आपका चैनल जो है बहुत अच्छा है और थैंक ये यू सर। बहुत बढ़िया लगा। मेरे को पहली बार आज जानकारी मिली है कि साहू टेक्सटाइल एकेडमी में ऐसे सेशन चलते हैं। जी तो सर। रियली मैं साहू जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये प्रयास करके ये एक अपना एक माध्यम रखा है लोगों की जानकारी के लिए। अगर कहीं कोई किसी को नहीं भी कोई जान सकता है तो इस माध्यम से वो उनको जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अभिजीत जी, आपने जो सवाल पूछे मज़ा आ गया, लेकिन सवाल कुछ डिफ़िकल्ट होने चाहिए थे, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू। सो ये काम हम हमारे ऑडियंस को देते हैं। अगर आप में से किसी को कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम वो सवाल सर तक पहुँचाएँगे और आप तक आंसर लेके आएँगे। तो वेरी थैंक यू सो मच सर। और मेरे को जो भी मेरे को कम से कम लोग जो कहते हैं, जो मार्केट में मिलान के प्लेयर हैं, मेरे को किंग ऑफ मिलान कहते हैं। किंग सही ऑफ कहते हैं। मिलान, एक जगह नहीं, कम से कम 8-10 जगह से इसका मेरे को एप्रिसिएशन मिल चुका है। तो चलो, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये थैंक यू कंडक्ट सर। किया है और मैं ये होप करता हूँ आप आगे भी करेंगे और हम आपके सवालों का जवाब देते हुए हमारे दर्शकों को और इंटरेस्टिंग उनके लिए माहौल पैदा करेंगे और उनकी कोई भी क्वेरी होगी तो उसको हल करने के लिए हमारा हमेशा योगदान रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू।